तो दोस्तों कैसे हो। आज के वीडियो में हम पूरी की पूरी जो डीसी कॉस्मोलॉजी है उससे डिबंक करने वाले हैं। क्या डीसी आउटरवर्सल, हाई आउटरवर्सल और इवन बाउंडलेस जाती भी है और यहाँ ये सिर्फ एक वैंक है। आपको इसके बारे में बताएंगे और डीसी कॉस्मोलॉजी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं और गोर्स हैं वो कॉस्मोलॉजी स्केल करने के बाद कहाँ पर स्केल होंगे इनके बारे में बताने वाले हैं। और फिर डीसी के बाद हम गोकू को स्केल करेंगे और इस बात का आंसर ढूंढेंगे कि क्या गोकू डीसी को सोलो कर सकता है कि नहीं। यहाँ डीसी के गोर्स द प्रेजेंस, लूसीफर, मॉनस्टार और कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन जैसे बीइंग्स गोकू को सोलो कर देंगे, इसका भी पता चलने वाला है। मुझे पता नहीं वीडियो कितनी लॉन्ग और शॉर्ट होने वाली है, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इन सब का आंसर मिलने वाला है। जो यह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं डीसी कॉस्मोलॉजी को स्केल करने से। तो हम ये देखेंगे कि डीसी कॉस्मोलॉजी किस डायमेंशनल लेवल पर स्केल होती है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि डीसी कैरेक्टर्स और गोड्स का एपी, डीसी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी किस लेवल की है और इनके हेक्सेस कहां पर स्केल होंगे। और यही वो चीजें हैं जिनके बेसिक्स पर बैटल को विन किया जाता है। तो बात करना स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ मीटर से। एक्चुअली इसके अगर तुम हर एक स्कैन को ध्यान से रीड करोगे तो तुमको ये आइडिया हो जाएगा कि स्क्वायर ऑफ मीटर कोई भी आउटरवर्सल और हाई आउटरवर्सल वगैरह नहीं जाता, ये सिर्फ ओडे ऑफ वर्ल्ड से एक हायर डिमेंशन है। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ गोड्स की। तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे स्कैन नजर आ रहे होंगे जो ये प्रूव कर देते हैं कि स्क्वायर ऑफ गोड्स का सेम डिमेंशनल लेवल है जैसा ओडे ऑफ वर्ल्ड का था। 3 स्पेशल एंड 1 टेम्पोरल डायमेंशन जो कि 4D स्पेस टाइम कंटिन्यूम में आता है। और भी डीसी कॉमिक्स से बहुत सारे स्कैन्स हैं जो स्क्वायर ऑफ गोड्स को हायर डिमेंशन प्रूव कर देते हैं, जो कि साइज में इनफाइनाइट है और यूनिवर्स साइज में इनफाइनाइट है। और प्लेटोनिज्म को मैंने लास्ट वीडियो में भी डिबंक कर दिया था और इस वीडियो में भी तुम इन स्कैन्स को देख सकते हो कि प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स आउटरवर्सल नहीं होते। तो जितने भी स्कैन्स मैंने स्क्वायर ऑफ गोड्स के शो की हैं इनसे यह कन्फर्म होता है कि स्क्वायर ऑफ गोड्स भी आउटरवर्सल या हाई आउटरवर्सल पर स्केल नहीं होता। तो अब बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन की। तो जो स्कैन्स आपने अभी देखे इनसे यह प्रूव होता है कि फिफ्थ डायमेंशन हाई मैथमेटिकल डायमेंशन है और यह सिर्फ हाई मैथमेटिकल है, ना कि मैथमेटिक्स के बियॉन्ड। इसीलिए इसे लो आउटर मत कहने लग जाना। जो 4D स्पेस टाइम को ट्रांससेंड करती है, थर्ड डायमेंशनल बीइंग्स इस डायमेंशन में 2D एज ए फिक्शन नजर आते हैं, जिसे हम रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लीड की। ब्लीड फिफ्थ डायमेंशन के थ्रू पास करता है, इसका मतलब यह है कि ब्लीड 5D के बराबर है। अब बात करते हैं सिक्स्थ डायमेंशन की। तो जो स्कैन्स मैंने शो किए हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि सिक्स्थ डायमेंशन रियलिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और एक और बात यह भी क्लियर करती है कि ओडे ऑफ वर्ल्ड्स का इनफाइनाइट डायमेंशनल होना भी डिबंक हो जाता है, क्योंकि ब्लीड उससे भी हायर है और स्टिल डायमेंशनैलिटी से बाउंडेड है, वो भी 5D। और जब ओडे ऑफ वर्ल्ड की डायमेंशन एक्सप्लेन की जाती है तब वो यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में होती है, ना कि रियल हायर डायमेंशनल लेवल्स में। अब बात करते हैं डार्क मल्टीवर्स की। तो इन स्कैन से हमें यह पता चलता है कि डार्क मल्टीवर्स रियल यूनिवर्स के ऑपोजिट है, जहां पर हर चीज होती है जो कभी नहीं होनी चाहिए। डार्क मल्टीवर्स के पास टेपेस्ट्री ऑफ ब्रोकन मिरर्स हैं। अब बात करते हैं माइक्रोवर्स की। तो डीसी फैंस ये आर्ग्यू करते हैं कि डार्क मल्टीवर्स इनफाइनाइट हायर डिमेंशनल है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी जगह बेस यूनिवर्स से भी लोअर रिलेशन है, जबकि बेस यूनिवर्स 3D है और उसका साइज 112 मिलियन लाइट ईयर्स है। अब बात करते हैं मल्टीवर्स की। तो इन स्कैन से यह पता चलता है कि मल्टीवर्स में इनफाइनाइट यूनिवर्स या रियलिटीज मौजूद हैं, जहां पर डिस्कशन जो आप लेते हो वो न्यू यूनिवर्स क्रिएट करता है। हर यूनिवर्स को अल्टर किया जा सकता है सिर्फ मेटावर्स में एग्जिस्ट करते और एक्शन लेने से, जो कि मेन यूनिवर्स है। इसलिए अगर कोई कैरेक्टर मल्टीवर्स को मैसिवली इफेक्ट करता है तो इसे कैरेक्टर की पावर नहीं बल्कि कॉस्मोलॉजी के नेचर का पार्ट समझा जा सकता है। द मल्टीवर्स सिर्फ 4 डायमेंशंस तक लिमिटेड है। अब बात करते हैं फैंथम जोन की। तो जो स्कैन्स आपने देखे इनसे हमें यह पता चलता है कि फैंथम जोन वो बैरियर है जो मेन यहाँ लाइट मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स के दरमियान मौजूद है, और ये उन दोनों के बीच के पूरे स्पेस को कवर करता है, जो ये प्रूव करता है कि ये इनफाइनाइट साइज का है। फैंथम जोन को डायमेंशनलेस भी कहा गया है, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसे 0D रियल में बोल सकते हैं। और डीसी कॉस्मोलॉजी में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक मेटावर्स क्रिएट करता है। लेकिन याद रखें इनमें से बहुत से नैरेटिव्स लोअर डायमेंशनल होते हैं, इसीलिए डीसी की जो इनफाइनाइट डायमेंशनल हायरार्की है जो खुद को रिपीट करता है उसका डिबंक हो जाता है। और एक और बात, डीसी में जितने भी मेटावर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो मिलकर एक मेगावर्स बनाते हैं। अगर हम बात करें एस्ट्रल प्लेन की, तो एस्ट्रल प्लेन वो जगह है जहां ये सारी नैरेटिव्स टेक प्लेस करती है। यूनिवर्सेस के दरमियान जो प्लेसेस हैं वो ना सिर्फ उन्हें कंटेन करती हैं बल्कि उनकी इंटरेक्शन को भी ऑब्जर्व करती हैं, जो इस बात को और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि ये नैरेटिव्स एक्चुअली छोटे या
जहाँ लोअर लेवल रियलिटीज होती हैं। अगर हम बात करें वाइल्ड स्टॉर्म मल्टीवर्स की, तो वाइल्ड स्टॉर्म मल्टीवर्स एक ऐसी एंटिटी है जो यूनिवर्सेस क्रिएट करती है और फिजिकल डिमेंशन 196833 में एग्जिस्ट करता है। ये मेगावर्सेस को एज ए फिक्शन व्यू करता है जो उसके हाई डिमेंशनल नेचर को प्रूव करता है। ये सब कुछ ब्लीच के अंदर होता है जो एग्जिस्टेंस के लेवल पर टाइम स्ट्रीम के बराबर है। जो कुछ भी ऊपर मेंशन हुआ इनफाइनाइट डिमेंशंस वर्सेस मेगावर्सेस और मल्टीपल इनफाइनाइट रियलिटीज, उन सब से बियॉन्ड इनफाइनाइट और उनसे बहुत हायर एक चीज है और वो है ब्लीड। ब्लीड वाइल्ड स्टॉर्म का वो हिस्सा है जो इन तमाम चीजों को एज ए फिक्शन व्यू करता है अपने लेवल के कंपैरिजन में। टाइम स्ट्रीम और ब्लीड टाइम और स्पेस के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है और ये इनफाइनाइट है साइज में। ब्लीड में ऑल डिमेंशंस मौजूद है और ये उन सब डिमेंशंस के बाहर एग्जिस्ट करता है। और हम पहले ही ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ब्लीड 5D है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ब्लीड से नीचे 5D है और टाइम स्ट्रीम भी 5D ही है। टाइम के बियॉन्ड उसका एंड होता है जिसे एंट्रोपी 0D कहते हैं। जो भी मैंने दिखाया है वो हर दूसरे क्लेम को डिबंक करता है और उनको सिर्फ हाइपोथेसिस बनाता है। अगर हम बात करें आखिरी चीज ओवरवर्ल्ड की, तो जितने भी स्कैन्स हैं इन सब को आप ध्यान से देखना। ओवरवर्ल्ड वो सोर्स है जो इनसो ऑफ द कैरेक्टर ऑफ क्रिएशन और एसेंस ऑफ गॉड है। एब्सोल्यूट सब्सटेंस और एसेंस, साथ ही वॉइड, प्राइमल और सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस है। यह डीसी कॉस्मोलॉजी में सब कुछ ट्रांसेंड करता है, किसी भी लोअर लेवल से रिड्यूस नहीं होता और ये डुअलिटीज, डेफिनेशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस से ट्रांसेंडेंट है। याद रहे परपेचुआ ओवरवर्ल्ड से नहीं आई, वो इसके बियॉन्ड से आई है जो कि 6D है। तो हाँ भाई, डीसी कॉस्मोलॉजी 6D पर कैप करती है जिसे हम लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल कहते हैं। तो अगर डीसी का कोई भी कैरेक्टर कॉस्मोस में हैक्स परफॉर्म करता है तो वो भी 6D लेवल तक परफॉर्म की जाएगी। डीसी कैरेक्टर्स के एपी, डीसी ड्यूरेबिलिटी भी 6D तक स्केल होंगी और डीसी वर्ड्स की स्पीड 6D तक होने की वजह से इमेरेबल होगी क्योंकि वो लीनियर टाइम के बियॉन्ड है। और तुम इसे 0D रेंज में इररेलेवेंट भी आर्ग्यू कर सकते हो। और तुम डीसी के गोड्स जैसे द प्रेजेंस और लूसीफर मॉर्निंगस्टार या माइकल डेमिकोर्स, इन सब को तुम 7D से 8D आर्ग्यू कर सकते हो। मैं तो कहूंगा आप इन्हें 7D तक ही रखें। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो डीसी वर्स की मैक्स पावर 7 डायमेंशनल है और स्पीड इररेलेवेंट है और हेक्सिस गोड्स के मिलाकर 7D से 8D है और कॉस्मोलॉजी तो 6D पर ही कैप करती है। वेल तो हाँ भाई, डीसी कोई आउटरवर्सल, हाई आउटरवर्सल और बाउंड्रीलेस नहीं जाती, इवन हाइपरवर्सल भी नहीं जाती, ये सब वैंक होते हैं। लेकिन फिर भी 6D पावर बहुत ज्यादा होती है अच्छे से अच्छे ओपोनेंट को इजीली डिफीट करने के लिए। लेकिन रियल क्वेश्चन ये आता है क्या ये 6D पावर गोकू की पावर के अगेंस्ट वर्क भी करेगी? वेल, गोकू को स्केल करने से पहले मैं हमेशा की तरह दो बातें कहना चाहता हूँ कि मैं गोकू को लो बॉल स्केल करूंगा क्योंकि गोकू की रियल स्केलिंग हम ड्रैगन बॉल की लो कॉस्मोलॉजी वीडियो में करेंगे जो ट्रिप सोर्स की वीडियो के बाद आएगी, ताकि मुझे वो वीडियो देखकर न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए जिसका हमें ना पता हो। और ड्रैगन बॉल की 8 सोर्स बुक्स कैनन है, मैं इनके ऊपर मल्टीपल वीडियोस में बात कर चुका हूँ और इसे भी मैं डिटेल के साथ ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल, अब गोकू की लो बॉल स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। तो तुम सबको गोकू सुपर सैयन गॉड और बीरस सामा की बैटल का तो पता ही होगा जिनमें लिविंग वर्ल्ड, आफ्टर लाइफ और काशू रियल्म डिस्ट्रॉय होने वाला था। बहुत से लोग इस फीड को लो मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करते हैं लेकिन आज तक इन लोगों ने इस फीड की रियल स्केलिंग नहीं देखी, तो मैं वही दिखाऊंगा। और एक और बात याद रखना, गोकू ने गॉड काई को अपनी बेस शो में अब्सॉर्ब कर लिया था, मतलब ये सब कुछ गोकू अपनी बेस शो में भी परफॉर्म कर सकता है। और स्केलिंग से पहले मैं कुछ आउटरवर्सल आफ्टर लाइफ की मिसकंसेप्शंस को खत्म करना चाहता हूँ। तो जब भी आफ्टर लाइफ डिमेंशनैलिटी को ट्रांसफर करती है या उसे मेटाफिजिकल बोला जाता है तो डाउन प्लेयर्स इसे स्पिरिचुअल बोलकर डिबंक करते हैं, जो कि रॉन्ग है क्योंकि ड्रैगन बॉल की आफ्टर लाइफ एशियन मिथोलॉजी पर बेस्ड है जो इस निर्वाणा के इक्वल करता है और बुद्धिस्ट टीचर्स के अकॉर्डिंग निर्वाणा डिमेंशंस के कॉन्सेप्ट को ट्रांससेंड करती है और ड्रैगन बॉल रियल लाइफ स्पेस को फॉलो करती है, जो अगेन ये प्रूफ करता है कि आफ्टर लाइफ डिमेंशनैलिटी को ट्रांससेंड करने वाली स्टेटमेंट में डायमेंशनैलिटी की ही बात की गई है। और रियल लाइफ साइंस होने से यह भी कंफर्म होता है कि टाइम और स्पेस का एक दूसरे से कनेक्शन है और ये ड्रैगन बॉल में भी ऐसे ही वर्क करेगा। हाँ, आफ्टर लाइफ एक स्पिरिचुअल रियल्म है लेकिन वो मेटाफिजिकल भी है और डिमेंशनैलिटी को ट्रांससेंड भी करती है। और जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर ए टेम्पोरल कॉज़ैलिटी वर्क करती है और प्रोड कॉज़ैलिटी भी वर्क करती है और वो इवेंट्स मेंटल एडिएशन होते हैं। और आफ्टर लाइफ में हर चीज सुपर नेचुरल है और मेटाफिजिक्स से बनी है। तो जो ग्रेविटी किंग काई के प्लैनेट पर है वो भी मेटाफिजिकल है और काइस के पास ग्रेविटी ऐड करने की पावर होती है और बाकी जो फिजिकल इवेंट्स हैं वो भी प्लॉट की वजह से ही होते हैं और
ये भी पर्सनल होते हैं, क्योंकि अगर कोई आउटवर्सल बीइंग एक आउटवर्सल रिलीजन के अंदर दूसरे आउटवर्सल बीइंग को क्रिएट करे तो यह चीज उस आउटवर्सल रिलीजन का नेचर को चेंज नहीं करेगी। और बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि आफ्टरलाइफ टाइमलाइन से बाउंडेड है, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बाउंडेड है। वेल ये पैरेलल वर्ल्ड्स होते हैं जिन्हें मैं अपनी प्रीवियस ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी वीडियो में डिबंक कर चुका हूँ, और इसे और अच्छे से हम फ्यूचर में आने वाली कॉस्मोलॉजी लॉन्ग वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे। और भी कई ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें हम लॉन्ग कॉस्मोलॉजी वीडियो में डिबंक करेंगे। वेल अब लो बॉल स्केलिंग पर वापस आते हैं। तो जो ड्रैगन बॉल का लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में, जो 4 स्पेस टाइम कंटेन करते हैं। तो ड्रैगन बॉल में लिविंग वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना लॉन्ग मल्टीवर्सल फीट है। और फिर ड्रैगन बॉल के लिविंग वर्ल्ड में हाइपर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम 5D बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल एक्सिस ऐड करती हैं। और फिर लिविंग वर्ल्ड के आउटसाइड सुपर डिमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको ट्रूली बियॉन्ड डिमेंशनैलिटी बताया गया है। फिर हमें ड्रैगन बॉल जी में लिविंग वर्ल्ड को लोअर रिल्म, कॉर्पोरल रिल्म, फिजिकल रिल्म, टेम्पोरल रिल्म बताया गया है, जो ये इंप्लाई करता है कि अदर रिल्म्स हायर है, नॉन कॉर्पोरल रिल्म्स है, नॉन फिजिकल रिल्म्स है और एयर टेम्पोरल रिल्म्स है। एनिमे और मांगा दोनों में गोकू ने ये स्टेटमेंट दी है कि आफ्टरलाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक में बताया गया है कि वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। आरपीजी गाइड बुक में बताया गया है कि आफ्टरलाइफ मेटाफिजिकल है और मेटाफिजिक्स टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करती है। आफ्टरलाइफ क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ डिमेंशनैलिटी को ट्रांसेंड करती है। हेवन को यूनिवर्स के साइज के इक्वल बताया गया है और हेल हेवन से भी बड़ा है, और आफ्टरलाइफ इन सब को कंटेन करती है, और यह सब इनफाइनाइट हुए साइज में। तो हाँ भाई, आफ्टरलाइफ इजीली एक आउटवर्सल रिल्म है, और काइशो रिल्म इसके भी ऊपर स्केल होता है जो इसे आउटवर्सल प्लस बनाता है। और गोकू ये सब अपने बेस फॉर्म में डिस्ट्रॉय करने वाला था। ड्रैगन बॉल वर्स में जितनी आपकी पावर उतनी आपकी स्पीड, जो गोकू की स्पीड को इररिलेवेंट बनाता है। और गोकू नल रिल्म में भी अपनी बेस फॉर्म में इजीली एग्जिस्ट कर पा रहा था और मूव कर पा रहा था। गोकू बेस फॉर्म में आफ्टरलाइफ में भी इजीली ट्रेनिंग कर पा रहा था, जो गोकू की बेस फॉर्म की स्पीड को इररिलेवेंट बनाता है। गोकू को टाइप 9 इमोर्टल को भी इजीली अरेस्ट कर सकता है, और हाँ मासू इमोर्टल ही था और टाइप 9 इमोर्टल था, जिसे मैं फ्यूचर में आने वाले लॉन्ग वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैंने अपनी प्रीवियस कॉस्मोलॉजी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है। और गोकू के हैक्सिस और रेसिस्टेंस भी आउटवर्स प्लस लेवल पर कैप करेंगे ड्यू टू ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी। तो ओवरऑल डीसी वर्स कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल पर स्केल होता है विद इमेजरेबल टू इररिलेवेंट स्पीड एंड 7D से 8D लेवल हैक्सिस। और गोकू आउटवर्स प्लस लेवल पर स्केल होता है विद इररिलेवेंट स्पीड एंड आउटवर्स प्लस लेवल हैक्सिस। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये गोकू की बेस फॉर्म की बात हो रही थी, और बेस गोकू आउटवर्सल प्लस लो बॉल में जाता है। रियल स्केलिंग तो हाई आउटवर्सल प्लस लेवल की है। वेल गोकू अपनी बेस फॉर्म में होल डीसी के कैरेक्टर्स, डीसी का वर्स, डीसी के गॉड्स, फिर चाहे द प्रेजेंस लूसीफर, मॉर्निंगस्टार, माइकल डेमिगॉड्स, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन भी क्यों ना हो, को इजीली नो कॉन्सेप्ट और डिफिकल्टी के साथ सोलो कर देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कमेंट सेक्शन में क्या कहोगे, जो रियलिटी है वो आपके सामने है। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।